हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में बोर्ड कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरना है और अब की बार बोर्ड परीक्षा के पेपर में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है और हिंदी की कॉपी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और कॉपियां लिखते समय क्या गलतियां नहीं करना है और बोर्ड परीक्षा के पेपर में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वीडियो को अंत तक देख लेता है तो हिंदी वाले पेपर में 70 में 70 स्कोर कर लेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा का पेपर बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस बात की भी पूरी गारंटी है। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, अपना यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम अपने एडमिट कार्ड से मैच करवा करके यहाँ पे लिख देना। और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास कुल समय रहेंगे 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट में पेपर को पढ़ना है। और ये जब पेपर होगा 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में बहुविकल्पी रहने वाले हैं जिनको ओएमआर बल करना होगा और ओएमआर को भरने के लिए आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन होना जरूरी है। और बच्चों एक बात और ध्यान समझ लो कि किसी भी ओएमआर को भरने के लिए इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक ना। तो ये बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में बोर्ड कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप सभी को भरना है और इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड का यहाँ पे फ्रंट पेज मिलने वाला है। सबसे पहले बच्चों करना क्या है, इसमें लिखना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके 10 अंकों वाला यहाँ पे अपना रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक अंकों में भर देना। उसको यहाँ पे फिर शब्दों में लिखना कि 3 3 1 0 2 5 0, इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड से मैच करवा करके रोल नंबर यहाँ पे लिख देना। अंत में यहाँ पे लिखना है विषय का नाम हिंदी लिख देना, प्रश्न पत्र में केवल लिख देना। और यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी कोड का जो नाम है यहाँ पे देखो, इस कोड को भर देना। आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ पे पेपर पे लिखा जा चुका है 801 MB, इसको यहाँ पे लिख देना 801 MB। अब बच्चों परीक्षा का दिन कब है, बृहस्पतिवार को है। और कब दिन है, कब पढ़ रहा है, तो परीक्षा का तिथि 22 फरवरी को पढ़ रहा है और प्रथम पाली में पड़ेगा। यहाँ पे सेंटर कोड का यहाँ पे नाम लिख लेना, सेंटर का नाम यहाँ पे रेवती इंटर कॉलेज, जो भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा गया होगा उसको यहाँ पे लिख लेना, ठीक ना। तो आइए बच्चों सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्न को हल कर लेते हैं, उसके बाद खंड ब के भी सारे प्रश्न को हल कर लेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा कि बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध, कविता, नाटक या कहानी। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है, यानी कि गबन के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरि कृष्ण प्रेमी। तो बच्चों गबन के रचनाकार का नाम यहाँ पे हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर इसमें पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या होती है, समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, सन 1936 से 43 तक, सन 1919 से 38 तक, सन 1900 से लेकर के 18 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग का जो समय सीमा माना जाता है ना, सन 1919 से लेकर के सन 1938 तक का जो भी समय होगा वो शुक्ल युग का समय सीमा माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है, जीवनी है कि आत्मकथा है कि साक्षात्ता या भेंट वार्ता है कि रेखा चित्र है। तो नीड़ का निर्माण फिर से ये जो बच्चा है ना आत्मकथा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्री प्रवास किस युग की रचना है, कई बार पेपर में आ चुका है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे दिया जा चुका है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मधुशाला
किसकी रचना है? मधुशाला के रचनाकार का नाम बताइए। कई बार भैया पेपर में आ चुका है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध या हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला के रचनाकार हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार पेपर में पक्का यही छपेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरणगुप्त की, मैथिली शरणगुप्त की या जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की? तो बच्चों आठवां का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मैथिली शरणगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से अब तक, सन 1643 से 1843 तक, या 1918 से 1936 तक, या 1936 से 1943 तक। तो बच्चों आधुनिक काल माना जाता है सन 1843 से अब तक का जो भी समय चल रहा है हम उसको आधुनिक काल या मॉडर्न टाइम के उसको नाम से बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मोतीराम किस युग के कवि हैं? आदिकाल या आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल? तो मोतीराम बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रीति काल के कवि हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक, रति, हास या निर्वेद? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। इस बात को भी ध्यान रखना भैया, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, अब मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो बच्चों इस वाले पंक्ति में यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 चरण कि 2 या 4 या 5? तो रोला छंद में कुल मिलाकर के यहाँ पे 4 चरण होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी का, मान का या आ का या अ का? तो बताना है, ठीक ना। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ हो जाएगा, राइट आंसर होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6 या 3? तो रचना के आधार पर वाक्य को 3 भेद में बांटा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, 3 भेद में। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में, ठीक ना, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो पीताम्बर में बच्चों यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? अश्रु होता है कि अंशु होता है कि आंख होता है कि रोना होता है कि क्या होता है? बताओ भाई। आंख, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? क्या पूछा गया है? आंसू का तत्सम रूप यहाँ पे अश्रु हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता मानी जाती है? कर्ता की, कर्म की या भाव की या इनमें से किसी की भी नहीं? तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ताबिया शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। तो ताबिया में क्या हो जाएगा? ताबिया में हो जाएगा यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? मनुष्य है कि बचपन है कि वह है कि इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा का स्थान पर रिप्लेस किया जाता है उसी को सर्वनाम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम आगे अब बात कर लेते हैं खंड ब के, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। इसके सारे प्रश्नों को और बोर्ड परीक्षा के पेपर में किस प्रकार से खंड ब का हल करना है, किस प्रकार से कॉपी लिखना है, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक ना। आइए सबसे पहले कैसे हल करेंगे जरा आप लोग ध्यान समझिएगा। इसमें सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन है। ये एक छोटा सा पैसेज दिया गया, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक ना। हे भगवान के लिए तब के लिए आप ये कर सकते हो, नहीं तो ये कर सकते हो। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे ये वाला। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस वाले हम पैसेज को हल करेंगे। सबसे पहले करना क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में कॉपी लिखना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न लिख देना है और यहाँ पे खंड व हेडिंग डाल देना है। इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला, इसमें संकेत लिख देना कि यह कोई बात नहीं है, यहां से लेकर के अंत तक लिख दो कि कोई और देखता था। देखो शुरू का क्या करना है, आपको 2-3 शब्द लिख देना है और अंत का यहाँ पे 2-3 शब्द लिख देना, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप इसी वाले पैसेज का सलूशन कर रहे हो। इसमें क्या करना था, सबसे पहला क्वेश्चन संदर्भ लिखना था। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को संदर्भ लिखते समय 2 बातें जरूर बताना है। सबसे पहले तो पाठ का नाम क्या था और लेखक का नाम क्या था। तो पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहां से आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहां से लेकर के यहां तक का करना था, यह कोई बात नहीं है, यहां से लेकर के की ओर आकर्षित होते हैं। तो बच्चों हम करेंगे क्या, इसमें लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि ये कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती है। समाज में अपने से अलग विचार देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। यहां से लेकर के यहां तक व्याख्या कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। और अंत में इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसमें समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वो गुण उनके मित्र में मिल जाए। इस प्रकार से लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, ठीक ना। अब चलो बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमका क्वेश्चन पूछा गया है इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस वाले क्वेश्चन को भी हम समझते हैं, डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे समझिएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गृलय है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। इसमें क्या करना था कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और इसमें अलंकार बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो बच्चों संदर्भ में 2 बातें लिखना होता है आप सभी को। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगा दो, चरण कमल बंदो हरिराई, यह एक संकेत के तौर पे लिख दो ताकि एग्जामिनर आपको समझ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कहाँ पे लिखना है, तब जाकर के टॉपर बनोगे, ठीक ना। चलो इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे कि यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो बच्चों संदर्भ में 2 बातें आपको लिखना है। सबसे पहले कवि का नाम सूरदास और पाठ का नाम, यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, पद। तो आप यहाँ पे पाठ का नाम और कवि का नाम लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो इस वाले लाइन को आपको अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो कैसे हल करेंगे, इसमें लिखेंगे कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है और दरिद्र भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। इस प्रकार से आप सभी को व्याख्या यहाँ पे सॉल्यूशन कर देना है। और अंत में बताना था बच्चों इस वाले पंक्ति में किस अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा अलंकार इसमें यूज किया गया है। इसमें होगा बच्चा रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। अब चलो आगे बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में भी आप सभी के यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश देने को बोलेगा और उसका हिंदी में अनुवाद भी करना होगा, साथ में संदर्भ भी करना होगा। आइए करते हैं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र असलम अस्ति ईतेव संस्कृत वर्मस्य संस्कृतस्य आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध, ठीक ना। अब बच्चों करना क्या, इसका संदर्भ लिखना है, साथ में इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा आप लोग यहाँ से समझिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक ना, पूरा समझ में आएगा। और बोर्ड परीक्षा के पेपर में भैया आप लोग इसी प्रकार से कहाँ पे लिख करके आना, टॉपर बन के आना, ठीक ना। चलो सबसे पहले यहाँ पे संकेत लिख दो, ऐसा नगरी से लेकर के भाषायाम कार्यता, यहाँ से एक संकेत बना दो और यहाँ पे लिखो संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है, पाठ का नाम लिख दो भैया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इस प्रकार से आप सभी को संदर्भ लिख देना है। और यहाँ पे आओ हिंदी में अनुवाद कैसे करोगे, तो हिंदी में अनुवाद इसी का खाली लिख देना। ऐसा मतलब होता है यह नगरी मतलब नगर भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र असलम अस्ति।
तो इसका कैसे अनुवाद करेंगे? तो यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृति भाषा के केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। इस प्रकार से आप सभी को हिंदी में अनुवाद कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है, ठीक ना। अब चलो, इसी प्रकार से आप सभी को जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आएगा, संस्कृत पद्यांश का हिंदी में संदर्भ लिखना था और यहाँ पे अनुवाद करना है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के पेपर में 5 नंबर में पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। तो मानव हितों वाला करो या सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला करो, दोनों में से कोई एक आपको करना है, दोनों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे बच्चा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस वाले पद्यांश का हम यहाँ पे चिरहरण करेंगे और इसमें आप सभी को लिखना होगा। यहाँ पे देखो, इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या चौथा, इसमें लिख दो यहाँ पे हेडिंग सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, ठीक ना। इसमें संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में बात कर दो, खाली हिंदी में अर्थ लिख दो। कैसे क्या लिखेंगे कि सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब क्या होता है? सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भाग ही न बने। इस प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में हिंदी का कॉपी लिखना है, ठीक ना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, खंड काव्य के आधार पर क्वेश्चन आता है। ये तो भैया हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है, तो फिर भी मैं आप सभी को एक रफ आइडिया बता दे रहा हूं कि किस प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में लिखना होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है। यहाँ पे हम हल करेंगे। यहाँ पे देखो, हम हल करेंगे दूत सभा में द्रौपदी का चित्रण करेंगे, ठीक ना। द्रौपदी वाला करेंगे, कर्ण खंड काव्य वाला ये बलिया वालों के लिए होता है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे देख लेना, ठीक ना। हम यहाँ पे कर रहे हैं भैया द्रौपदी का, यहाँ पे क्या उसका हल हुआ था इसके बारे में समझेंगे कि दूत सभा में अर्जुन के द्वारा मत्स्य भेद से लेकर द्रौपदी के चीरहरण तक का कथानक वर्णित है। द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मत्स्य भेद करके द्रौपदी का वर्ण कर लिया था, ठीक ना। द्रौपदी 5 पांडवों की बधू बनकर आ गई। विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य मिल गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और इस यज्ञ में आमंत्रित दुर्योधन को जल स्थल का भ्रम हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी को एक रफ आइडिया मैंने बता दिया। इसी प्रकार से आप सभी लोग अपने खंड काव्य के आधार पर अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे लिख देना, ठीक ना। अब चलिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर संख्या 6वां, जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर में पूछा जाता है और यहाँ पे जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। 5 नंबर कवि का और 5 नंबर लेखक का, तो मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो तीनों में से आप सभी को किसी एक का जीवन परिचय यहाँ पे लिखना होगा, ठीक ना। और यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के बाद आप सभी को उनकी एक रचना का भी नाम लिखेंगे। तो ये बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है, ठीक ना। इसमें लिखना जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पे जीवन परिचय लिखेंगे और अंत में इनकी एक फेमस रचना का नाम भी यहाँ पे लिख देना है। तितली, कमायनी, झरना या लहर या चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, फेमस रचना का यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक ना। और बच्चों एक बात और यहाँ पे समझो कि अब की बार बोर्ड परीक्षा के पेपर में आप सभी लोगों को यहाँ पे एक शॉर्ट में भी जीवन परिचय लिख देना है ताकि एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। नाम यहाँ पे लिख देना जयशंकर प्रसाद, जन्म लिख देना कब हुआ था, पिता का नाम लिख देना, माता का नाम लिख देना, रचना एक नाम लिख देना और अंत में मृत्यु का भी यहाँ पे आप लोग डिनोट कर देना, ठीक ना। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा के पेपर में कॉपी हल करने का यही तरीका होता है, ठीक ना। अब चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6वां का ख नंबर। ये भी जीवन परिचय संबंधित टॉपिक है।
इसमें क्या करना था, गोस्वामी तुलसीदास का या सुमित्रा नंदन पंत का या महाकवि सूरदास का, ठीक ना। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। इसमें क्या लिखना है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये सरयू पारीड़ ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया और इन्होंने वेद वेदांग दर्शन इतिहास आदि का शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हो गई थी। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे और अंत में यहाँ पे इनकी रचना का नाम भी लिखेंगे श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली या कवितावली। फेमस रचना का नाम यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे एक बात, यहाँ पे संक्षिप्त में जीवन परिचय लिख देना ताकि एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। जन्म लिख देना गोस्वामी तुलसीदास, ठीक ना। सॉरी, नाम यहाँ पे लिख देना, जन्म लिख देना, कब हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, रचना, और यहाँ पे अंत में मृत्यु भी दर्शा देना, ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय हल करना है, लिखना है, ठीक ना। अब चलिए बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7वां, ठीक ना। यहाँ पे देखो 7वां नंबर कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 7वां, इसमें लिखना है कि आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडित। इस प्रकार से 2 लाइन का कोई भी आप कविता लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे संस्कृत में आंसर देना हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, ठीक ना। या तो आप ये करिए, नहीं तो आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुरुराज कह आसित, चंद्रशेखर कह आसित, बीरा केन पूज्यते। तो चारों में से किसी 2 का आंसर देना है, तो हम यहाँ पे देंगे चंद्रशेखर कह आसित। चंद्रशेखर कौन था भैया, तो चंद्रशेखर कौन था, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त से आसित, देशभक्त था। और बीरा केन पूजते, तो भैया बीरा भीरण पूजते। इस बात को भी ध्यान में आप लोग रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब तक जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है निबंध लेखन। निबंध लेखन पेपर में 7 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 टॉपिक हमेशा बोर्ड परीक्षा में आपको दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर लिखिए, या आतंकवाद पे लिखिए, या जनसंख्या पे लिखिए, या नारी सशक्तिकरण के बारे में लिखिए। तो चारों में से किसी एक के बारे में आप सभी को जीवन यहाँ पे निबंध लिखना है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे नारी सशक्तिकरण के बारे में निबंध लेखन। एक बात मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा जो मैं आइडिया बता रहा हूं उस आइडिया के साथ निबंध लिखेगा ना, तो उसका एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे मिलेगा। इस बात की पूरी गारंटी है। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हेडिंग लगाना है नारी सशक्तिकरण, ठीक ना। इतना करने के बाद यहाँ पे रूपरेखा बना दो। अब अच्छा रूपरेखा में हम क्या क्या बातें लिखेंगे, रूपरेखा में हम वही बातें लिखेंगे जो कि हम अपने निबंध लिखते समय हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग बनाना है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ बताएंगे, महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में भूमिका बताएंगे और महिला सशक्तिकरण के लाभ बताएंगे, और अंत में लिखेंगे उपसंहार। तो इतने टॉपिक 5 टॉपिक आप बना दोगे तो 7 नंबर तो पक्का मिल ही जाएगा भाई, इस बात की पूरी गारंटी है। तो ये बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे प्रस्तावना। अच्छा प्रस्तावना में क्या बात लिखेंगे, सबसे मूल बात जो होती है वही प्रस्तावना में लिखा जाता है। इसमें लिखना कि आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ तब समझ में आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसला कर सके। इस प्रकार से आप सभी को प्रस्तावना वाले हेडिंग को बढ़िया से सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखना है। आगे बात करेंगे सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, महिला सशक्तिकरण का अर्थ। इसमें लिखेंगे अर्थ में कि महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना, यही इसका अर्थ होता है। महिला सशक्तिकरण का मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है। तीसरा हमारा टॉपिक था कि महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में भूमिका। इसमें क्या लिखेंगे बच्चा कि बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है,
ठीक ना, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह चार दीवारी से बाहर निकल करके, ठीक ना, चार दीवारों से बाहर निकल करके देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। आज इसीलिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का, महिलाएं अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है। इस प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखना है। अंत में लिखेंगे कि महिला सशक्तिकरण के लाभ कौन कौन से हो जाएंगे। इसमें लिखना कि महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए हैं। सबसे पहला लाभ क्या होगा कि महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया था, ठीक ना। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही है। पुरुष भी अब महिलाओं को समझाने लगे हैं। इतने प्रकार के महिला सशक्तिकरण के हमें बेनिफिट मिल सकता है, लाभ मिल रहा है, ठीक ना। अंत में बच्चों आप सभी को उपसंहार वाले टॉपिक को पक्का लिखना है कि जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देश में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज की नारी हर क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है, यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की जरूरत है, ठीक ना। अंत में आप सभी को उपसंहार वाले टॉपिक को पक्का लिखना है, ठीक ना। अब चलिए बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं, जो कि इस पेपर का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख किया गया हो। तो बच्चों हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे हल करेंगे। अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे। तो लेटर लिखने का जो तरीका होता है ना, धांसू तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हेडिंग लगाना, प्रश्नोत्तर संख्या 10वां। इसमें करना क्या है, मित्र को पत्र कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो भैया सेवा में। सेवा में किसको लिखोगे, प्रिय मित्र को, और यहाँ पे मित्र का नाम लिख देना XYZ, उसका जो भी नाम होगा। और विषय यहाँ पे कोई भी एक विषय बना देना, किस चीज के लिए भैया उसको बुला रहे हो, तो शादी में बुलाने के लिए यहाँ पे पत्र लिखोगे। इसमें अपनी बातें लिखोगे कि प्रिय मित्र, मैं अविनाश कुमार आपको यह बताते हुए बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन, उसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, कि शादी तय हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, और शादी की तारीख 22 मार्च 2024 की है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बहन की शादी में अवश्य पधारे। सह धन्यवाद अविनाश कुमार। यहाँ पे डेट भी डाल सकते हो। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी को 2024 वाले बोर्ड परीक्षा के पेपर में हिंदी की कॉपी हल करना है और लिखना है। बोर्ड परीक्षा में जो टॉपर होते हैं ना बच्चा, इसी आइडिया को अपनाते हैं और इसी आइडिया के साथ बोर्ड परीक्षा में टॉपर भी कॉपियां हल करते हैं, कॉपियां लिखते हैं, और तब जाकर के टॉपर कहीं ना कहीं बन पाते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर देना जो कि अब की बार 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, ठीक ना। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।